आदाब दोस्तों, मेरा नाम अभय कुमार है और आज मेरे साथ डॉक्टर ज़ाकिर फैज़ी साहब हैं और हम लोग डॉक्टर साहब की जो रहाइशगाह जो है, जो कि जामिया मिलिया इस्लामिया जो यूनिवर्सिटी है उसके पास में ही एक का जो इलाका है वहीं पे हैं और हम डॉक्टर साहब से बात करेंगे। उनकी बहुत सारी कहानियों का एक मजमुआ नया हम्माम जो है इस टाइटल के साथ, इस उन्वान के साथ एक किताब कुछ ही महीने पहले शाया हुई है और इस किताब को लेके बहुत अच्छे अच्छे मतलब रिव्यू आए हैं, तबसरे आए हैं और इस किताब को पढ़ के बहुत सारे उदबा और बहुत सारे कहानीकारों ने भी बड़ी अच्छी अच्छी राय दी है। इस कहानी को ये बहुत ही छोटी सी किताब है, मतलब 200 सफ़ात पर मुश्तमिल है और इसके अंदर बहुत सारी कहानियाँ हैं जिसको डॉक्टर साहब ने लिखी है। बहुत सारी कहानियाँ बड़े बड़े नामचीन जो मैगज़ीन हैं उसमें शाया हो चुकी है और कुछ नई कहानियाँ भी हैं। मैंने इस तकरीबन 200 सफ़ात पर मुश्तमिल इस किताब को मैंने बहुत ही ध्यान से इस किताब को मैंने पढ़ी और पढ़ने के बाद जो मेरी राय बनी हुई है इस किताब के बारे में वो ये है कि ये किताब जो है जो हमारी जो सोसाइटी है, जो मुआशरा है, उसके अंदर में जो निफाक है, उसके अंदर में जो डबल स्टैंडर्ड है, उसके ऊपर बहुत सख्त चोट करती है। मिसाल के तौर पे जो लोग ख़ुद को इंसानी हुकूक़ के सबसे बड़े पासबां कहते हैं वो अपने फ़राइज़ अंजाम देने से पीछे हट जा रहे हैं और उनके पास और उनके नज़दीक जो ज़ाती मफाद है वो सबसे ऊपर है। उसी तरह से जो मीडिया के जो लोग हैं, जो सहाफ़ी हैं, जो अखबार नवीस हैं, वो लोग भी दिन रात सनसनीखेज़ ख़बरों को फैलाना, सरकार की बातों को ही आगे बढ़ाना, आवाम के मसाइल को छोड़ना और फिर क्या है कि टीआरपी के लिए मरना, बस यही उनका पूरा का पूरा स्ट्रगल है। और इसके अलावा बहुत सारे टीचर्स को लीजिए, यूनिवर्सिटी में जो लोग बैठे हुए हैं, बहुत सारे सिविल सोसाइटीज़ के जो लोग हैं, इन लोगों का भी जो रोल रहा है वो भी बहुत ही संजीदा और सच्चा नहीं रहा है। अगर रहता तो समाज इस तरह से और मुआशरे इस तरह से दरहम बरहम नहीं होती, लोग इस तरह से नहीं चीखते और बिलखते। तो ये जो किताब है और इस किताब की एक दूसरी सबसे अच्छी चीज़ जो है, जो मुझे लगी कि ये किताब उर्दू में लिखी गई है। उर्दू की किताब है और उर्दू में लिखी गई है। मतलब ये है कि उर्दू के मुहावरे, उर्दू को बयान करने का एक अंदाज़ अलग होता है और उसमें अगर कोई दूसरी ज़बान को जानबूझकर उसको थोपे वो भी उर्दू के साथ तो बेहतर नहीं होता है। तो आपको अगर उर्दू प्रोज़ भी सीखना है आपको, जो उसके लिए भी किताब बहुत ही मुफीद है, बहुत ही अच्छी ज़बान में, बहुत ही जिसको आम आदमी समझ सकता है, लेकिन इसके अंदर में गहराई भी है। और फिर एक बार कहना चाहता हूँ कि समाज के अंदर में जो निफाक है, जो डबल स्टैंडर्ड है, जिनके पास आप पहुँचते हैं मतलब इंसाफ के लिए, जो पुलिस के अहलकार हैं, जो इंतज़ामिया के लोग हैं, जो नेता हैं, जो सिविल सोसाइटी के, जो मीडिया के लोग हैं, जिसके कंधों पे इस समाज की जिम्मेदारी है, वो लोग क्या कर रहे हैं? वो लोग डबल स्टैंडर्ड अख्तियार कर रहे हैं और इसीलिए सब कुछ परेशानी है। अगर डॉक्टर ज़ाकिर फैज़ी साहब, अगर आपकी किताब के बारे में अगर सही से अगर उसका खुलासा और उसकी समरी पेश नहीं की हो तो आप अगर कुछ कहना चाहते हैं तो आप ज़रूर बोलिए। अभय कुमार साहब, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है कि मेरी जो कहानियाँ हैं वो ज़्यादातर डबल स्टैंडर्ड वाले ख़यालात को पेश करती हैं और होता यह है कि हम कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। हमारे हर इंसान के ऊपर कई चेहरे पे चेहरे लगे हुए हैं। मिसाल के तौर पर मेरी एक कहानी है, इसके अंदर आपने पढ़ी होगी, फ़नकार जी। तो इसमें 4 दोस्त हैं और एक कहानीकार है, एक आर्टिस्ट है और एक फिल्म डायरेक्टर है, फिल्म प्रोड्यूसर है। तो एक लड़की के साथ एक इंसिडेंट होता है, एक हादसा होता है और वो उसके साथ उस पर कहानीकार कहानी लिखता है, मुसव्विर तस्वीरें बनाता है, अपनी कामयाबी हासिल करता है और उस कहानीकार की कहानी लेकर फिल्म प्रोड्यूसर एक फ़िल्म तख्लीक करता है, फिल्म बनाता है। तो तीनों उससे कहीं ना कहीं फ़ायदा उठा रहे हैं, लेकिन उस लड़की के बारे में कोई नहीं सोच रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और उसी दरमियान एक जो उनका चौथा दोस्त है, कि जैसे कॉमन मैन है, एक आम आदमी है, उसके दिल में ख्याल आता है कि क्या ये लड़की सिर्फ इस्तेमाल करने के लिए है? जी बिल्कुल। तब वो उससे शादी करता है। बिल्कुल। तो मेरा मानना यह है कि हम जैसे अंदर से हों वैसी बाहर से होने चाहिए। आज का आम इंसान हो या कहानीकार हो या आर्टिस्ट हो, किसी तरह का भी इंसान हो, वो अंदर से कुछ है, बाहर से कुछ है।
जी ये हमारे समाज का बहुत बड़ा अलमिया है, बड़ी ट्रेजेडी है। इन चीज़ को मैं पेश करने की कोशिश करता हूँ। जी बिल्कुल सही फरमाया। दोस्तों आप लोगों को बता दूं, जो लोग डॉक्टर जाकिर फैज़ी साहब को नहीं जानते हैं, जेएनयू यूनिवर्सिटी के जो ब्रह्मपुत्रा हॉस्टल में जहाँ पे पीएचडी के तलबा रहते हैं, वहाँ पे मैं भी रहता था। हमारे सीनियर थे जाकिर साहब, और उन्होंने वहाँ मतलब जेएनयू से उन्होंने उर्दू लिटरेचर में उन्होंने पीएचडी की है। और इसके अलावा जो इनकी जो तालीमी लियाकत है, उसमें उन्होंने बीए मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद से की है। एमए उन्होंने महाराजा हरीश चंद्र डिग्री कॉलेज मुरादाबाद से, फिर वो बीएड भी किए हुए हैं जामिया उर्दू अलीगढ़ से। मैं ये मोहल्ले में उर्दू की डिग्री है जो इक्वल टू बीटीसी है। अच्छा बीटीसी, अच्छा तो ये कुछ अलग हो जाती है, ये अलग हो जाती है जी। अच्छा ठीक है। फिर इनका नेट भी है और एमफिल जेएनयू से की है और पीएचडी भी उन्होंने जेएनयू से की है। मास मीडिया में भी उसकी भी इन्होंने डिग्री हासिल की है। और जितने भी कि उर्दू के बड़े बड़े जो नामचीन और जो भी मशहूर जो भी मुजल्ले और जो भी आपके जो मैगज़ीन हैं, उनमें भी इनकी कहानियाँ छप चुकी है। और जो पहली कहानी है, आप देखिए पहली कहानी है, तो इस किताब के अंदर में जो पहली कहानी है उसी के ऊपर ये उन्वान भी बना हुआ है। आप देख सकते हैं, ये पहला नया हम्माम लिखा हुआ है। तो हम्माम तो आप जानते ही हैं कि जब नया हम्माम ही इस किताब का नाम रख दिया गया तो बहुत सारी चीज़ें बयान कर दी जाती है। और एक मुहावरा है कि हम्माम में सब नंगे हैं। तो हम्माम एक ऐसी जगह है जहाँ पे सब लोग एक समझ लीजिए गुसल खाना है, जहाँ इज्तिमाई तौर पे लोग नहा रहे हैं। तो ये उर्दू अदब में इसका एक अलग कॉनोटेशंस हो गया कि जो समाज के अंदर में जो बुराई फैली हुई है, तो उस बुराई कोई एक जगह से वो बुराई नहीं निकल रही है, बल्कि ये बुराई का एक सिस्टम बन चुका है। Yes. और उसमें हर लोग, आपको जैसे मान लीजिए कि अगर कोई लड़की है, उसके ऊपर मान लीजिए कोई हमला करता है और उसको लगता है कि उसकी इज्जत को कोई तार तार करने वाला है, अगर वो पुलिस थाने में पहुंचती है तो बहुत सारे सच्चे लोगों को लगता है कि शायद पुलिस थाने में उसकी इज्जत ना बच पाए। अगर किसी वकील के पास जाती है तो कहीं उसकी जिस्मानी इस्तेहसाल ना हो जाए। अगर किसी नेता के चक्कर में पड़ती है तो ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है। और जब मैंने इस कहानी को आखिर में, जब मैंने आपकी कहानी को जब मैंने पढ़ी, तो मैंने उसको आर्गुमेंट में मैंने क्या नोट्स लिया, कुछ दिन पहले मैंने पढ़ा था, हाउ ऑल आर कोलाइडिंग अगेंस्ट पीपल। कैसे सब लोग, मतलब कैसे हाउ ऑल आर कोलैबोरेटिंग, मतलब कैसे सब लोग मिल जा रहे हैं और सबको मिल के किसी औरत के ख़िलाफ़ और किसी मजलूम इंसान के ख़िलाफ़ सब लोग मिल के काम कर रहे हैं। और इसमें कहानी यही है कि कहानी ये है कि कोई ख़ुदकुशी करना चाहता है और इसको मीडिया को खबर मिल जाती है, और फिर मीडिया के अंदर में उसके जो डायरेक्टर हैं और बड़े बड़े जो एडिटर हैं वो बैठ के प्लानिंग बनाते हैं कि किस तरह से ख़ुदकुशी की वीडियो बना ली जाए, ताकि उस वीडियो को हम ब्रेकिंग न्यूज़ के तरफ पे दिखाएंगे तो उससे उनकी टीआरपी बहुत, और उसमें सब लोग शामिल हैं, एनजीओ के लोग शामिल हैं, जो ख़वातीन के हुकूक़ के मतलब जो लोग उसमें काम कर रहे हैं वो लोग भी उसमें शामिल हैं। तो आपका जो हमला है सिस्टम के ऊपर हमला है, क्या मैं सही हूँ? देखिए, दरअसल मामला यह है कि पहले क्या होता था, वैल्यूज़ होती थी, कदरें होती थी। जी। तो एक ताजिर जो होता था, बिजनेसमैन अलग होता था जी और एक आर्टिस्ट अलग होता था। जी। आज का ज़माना कुछ ऐसा हो गया है जी कि आर्टिस्ट भी एक ताजिर बन चुका है, बिजनेसमैन बन चुका है। वो अपनी फ़न को बेच रहा है। जी। तो आज इंसानियत भी बिक रही है। जी। इंसानियत का कोई मायने नहीं रहा है। जी तो इस मद्देनज़र मेरे जहन में एक थॉट था कि मीडिया हमारा क्या कर रहा है। जी। उस मीडिया को पेश करने के लिए मैंने नया हमाम लिखा। जी। और ये मुहावरा तो आपने सुना ही होगा कि हमाम में सभी नंगे हैं। जी। उसी को बेस्ड बनाकर मेरे जहन में एक ख्याल आया था कि एक 3 साल की अंधी गूंगी बहरी बच्ची है और उसकी माँ जो है उससे छुटकारा पाना चाहती है, क्योंकि उसके शौहर का इंतकाल हो गया है और वो अपने एक काश से शादी करना चाहती है। तब उसके दोस्तों ने कहा कि ऐसा करते हैं कि जब इस बच्ची को मारना ही है तो क्यों ना इसकी मौत से फ़ायदा उठाएं। हम मीडिया खबर करेंगे और इसकी मौत को वो टीवी पर दिखाएंगे, उनको टीआरपी मिलेगी, जो कंपनी इसको पेश करेगी उसका बिज़नेस बढ़ेगा और तुम्हारा बिजनेस बैंक बैलेंस बढ़ेगा। तो ये सारी चीज़ों को फिर मैंने एक कहानी में उतारा। इसका ख़ास मकसद ये है कि अब हमारे अंदर से मोहब्बत, इंसानियत, जो कदरें थी, वैल्यूज़ थी, वो ख़त्म होती जा रही हैं या तकरीबन ख़त्म हो गई हैं। जी। उनको कैसे हमने वापस लाएं? तो एक तरीक़ा तो इसका ये भी हो सकता है कि हम समझाएं कि ये हम ये कर रहे हैं। जब ये हम समझेंगे ये कर रहे हैं तो शायद उस पर हम अपने आप को रोक सकें। जी। एक नया समाज, एक नया माशरा
कायम कर सकें। जी, तो दूसरी कहानी जो डॉक्टर साहब की है उसका नाम है फनकार। और इस फनकार कहानी में मतलब कुछ कहानियों का मैं जिक्र कर सकता हूँ। मुमकिन नहीं है कि एक इंटरव्यू के अंदर में सारी कहानियों को समझा जा सके। तो इसमें उन्होंने जो औरतों का इस्तेहसाल जो किया जा रहा है, जिसको आप तानीसियत कह लीजिए, नारीवाद कह लीजिए, फेमिनिज्म कह दीजिए, तो उस एंगल से भी डॉक्टर साहब ने कहानी लिखी है। और एक दो लाइन में पढ़ना चाहता हूँ, और इन्हीं की बात है। वो कह रहे हैं कि हज़ारों साल से औरत का इस्तेहसाल होता चला आ रहा है। हमारे अहद में इसने तरक्की और आज़ाद ख्याली का नया मुखौटा पहन लिया है। तो ये भी चीज़ है कि एक मतलब आप देखेंगे कि इन मतलब औरतों के हुकूक के बारे में बहुत सारे संगठन भी हो गए हैं, तंजीम भी हो गए हैं, लेकिन हर तंजीम के अंदर में जो मतलब बहुत सारी चीज़ें दिल्ली में भी हुई है डॉक्टर साहब, कि जो औरतों के हुकूक के लिए कोई मीटिंग हुई, वहाँ पे बहुत सारे लोग गए, और वहाँ पे जो वीमेन एक्टिविस्ट गई, वो जब घर लौटती हैं तो उस एनजीओ में काम करने वाले जो सीनियर जो मतलब मर्द जो ऑफिसर हैं उनके साथ इस्तेहसाल करते हैं। तो ये इस तरह की सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। तो ये जो औरतों का जो मसला है, इसके ऊपर भी अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो ये भी बताइए। जैसे आपने कहा कि इस कहानी में ये दिखाने की कोशिश की गई है कि औरत आज के ज़माने में जिसे हम तरक्की कहते हैं, जी जी, तो तरक्की को भी हमारा समाज, हमारा बिजनेसमैन तबका उसको भुनाने लगा है। जी जी, जैसे इस कहानी में ये कहा गया है कि एक कहानीकार ये कहता है कि साहब ये औरतें जो हैं अपनी बर्बादी की खुद जिम्मेदार हैं। जी 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 जी, क्यों जिम्मेदार हैं? कि साहब वो ऐसा ऐड क्यों करती हैं जी जी, जिसमें शेविंग भी का भी ऐड है, शेविंग क्रीम का भी ऐड है, तो लड़की है। जी जी, तो उसमें एक जो चौथा किरदार है वो ये कहता है कि ठीक है लड़की करती है, लेकिन उन कंपनियों के जो जिम्मेदारान हैं, जो कंपनी के मालिक हैं, ये ऐड कंपनी के जो इंचार्ज हैं, वो तो मर्द होते हैं। जी वो लड़कियों को लेते ही क्यों हैं? जी जी, लड़कों को क्यों नहीं लेते? तो जैसा हम समाज में दिखाते हैं, टीवी पर दिखाते हैं, मीडिया में दिखाते हैं, वैसे ही उसके असरात पड़ते हैं। जी तो असल चीज़ है कि हम जिनके पास पावर है वो कर क्या रहे हैं। जी, जो पावर से ही सब कुछ है। अगर पावर वाले अच्छा काम करेंगे तो समाज अच्छा बनेगा, और पावर वाले गलत रास्ते पर चलेंगे तो समाज भी अपने आप ही एक बेरहवी का शिकार हो जाएगा। जी जी। अच्छा, एक आपकी कहानी में एक और चीज़ मैं जो चीज़ मैं पॉइंट आउट कर पाया हूँ, आप अगर पढ़ेंगे तो हो सकता है कि आपके नतीजे कुछ और हों। जी, कि इसमें जो आर्टिस्ट हैं जिसके ऊपर एक हम बहुत ही पॉजिटिव तौर पे देखते थे कि कोई मान लीजिए कोई सिंगर हो, या कोई पेंटर हो, या कोई कार्टूनिस्ट हो, या कोई एक कलमकार भी एक तरह का आर्टिस्ट ही हैं, तो लगता था कि ये कम से कम गरीबों की और हक की बात करेंगे, और इनसे एक उम्मीद होती थी कि समाज के अंदर में रोशनी दिखाएंगे ये लोग। लेकिन वो लोग भी अपने नाम और शोहरत और पैसे के लिए आप अपने कहानियों में दिखा रहे हैं कि उनका भी कोई बहुत ज़्यादा मतलब सरोकार समाज से नहीं है। तो ये तो आपको लगता है कि हम अपनी फ्रेटर्निटी को भी क्रिटिसिज्म में डाल रहे हैं, जो हम भी एक राइटर हैं और हम भी एक स्कॉलर अपने आप को कहते हैं? जी नहीं, वो आपकी बात गलत नहीं है, सही है, लेकिन असल चीज़ ये है कि एक फनकार को, एक आर्टिस्ट को सबसे पहले ये चाहिए है कि उसे अपनी शोहरत और दौलत के पीछे नहीं भागना है। जो सच्चाई हकीकत है जो समाज में हो रहा है उसको पेश करना है। लेकिन अब होता क्या है कि एक कहानीकार जाकिर फैज़ी जब कोई कहानी लिखता है तो उसके जहन में ये बात को होती है कि मुझे समाज की बुराई दिखानी है। पहले ये होती है कि मेरी शोहरत हो जाए, मुझे इनाम इकरामात से नवाजा जाए। तो ये एक कहानीकार की, एक प्रोड्यूसर की, एक फिल्म डायरेक्टर की, एक आर्टिस्ट की या संतराश की ये सोच गलत है। उसका काम सिर्फ इंसानियत को फैलाना है, अपने फ़न को फ़रोग़ देना है, शोहरत और दौलत के पीछे नहीं भागना है। तो आजकल तो जो सोशल मीडिया और सब कुछ है, देख रहे हैं कि जो चीज़ लोग लिखते भी वही चीज़ें हैं जिससे लोग उनको फ़ौरन शोहरत मिल जाए और फिर अपना पाला भी बदलते हैं। और मैंने भी एक चीज़ महसूस किया है कि चाहे लीडरान हो या इंटेलेक्चुअल हो, उनको ये नहीं लगता है कि आज मैंने जो बात कही कल मुझसे लोग सवाल पूछेंगे, मेरे गिरेबान को पकड़ लेंगे। उनको लगता है कि अगर मुझे पावर मिलता चला गया तो मेरे आसपास भी कोई नहीं भटक पाएगा, कोई नहीं भटक पाएगा। जी। तो इनको कोई इस बात को लेकर कुछ शर्म भी नहीं होती है कि अगर मान लीजिए हमने अगर यूनिवर्सिटी के अंदर में लाल झंडे को थामा और हम एकाएक मान लीजिए कोई और झंडे को थाम लेते हैं, मान लीजिए हम कोई नारंगी झंडे को थाम लेते हैं, तो कल कोई मुझसे क्या पूछेगा, इससे उनको कोई मतलब सरोकार नहीं है। उनको लगता है कि नारंगी झंडे को थामने के बाद हमें शोहरत मिलेगी, हमें नाम मिलेगा, और जब हमारे पास गाड़ी और बंगले हो जाएंगे तो खुद ब खुद लोग हमारे पास आ जाएंगे। तो ये कहाँ से, इस तरह की सोच कहाँ से पैदा होती है? देखिए, जैसे जैसे हम मादी चीज़ों की तरफ भागते रहते हैं, जी जी जी, हमारी वैल्यूज़, हमारी कदरें ख़त्म होती रहती हैं। जी जी, तो हमारे जहन में सिर्फ एक ही चीज़ होती है, वो है पैसा या कामयाबी। और जब हम सिर्फ पैसा कामयाबी पीछे भागते रहते हैं तो हमारा ज़मीर आहिस्ता 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 मरता चला जाता है।
जब ज़मीर मर जाता है तो ये बात जहन में ही नहीं आती है कि अगर हम आज कोई गलत काम कर रहे हैं और कल को हमसे कोई सवाल करेगा तो हम क्या जवाब देंगे। तो ज़मीर तो मर गया, जब ज़मीर मर गया तो फिर कुछ गैरत बेगैरतिया वाला कोई तस्वुर ही ख़त्म हो जाता है। जी। अच्छा, कास्ट का भी जिक्र जो है, ज़ात पात के बारे में, ये भी डॉक्टर साहब की कहानियों में एक कहानी है, स्टोरी में दम नहीं। अब इसी से आपको पता चल जाएगा कि ये क्या है, स्टोरी में दम नहीं ऐसे। तो अच्छा, मुझे भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, मैं भी सोचा था कि फिल्मों में जाके मैं भी कुछ लिखूं। तो एक दोस्त हमको बता रहे थे कि पहले आपको स्टोरी लिखनी होगी, वो किसी और के नाम से पहले जाएगी वो कहानी, सुनते लीजिए, और अब फिल्में हिट हो जाएंगी, कोई जो लिख नहीं रहा है उसको शोहरत मिलेगी, फिर आपका नंबर कभी आ सकता है। तो ये भी वहाँ पर भी मतलब इस तरह का एक्सप्लॉइटेशन है। तो स्टोरी में दम नहीं, वहाँ पे आपने दलित समाज के बारे में भी आपने लिखा है, और एक लाइन है मैं यहाँ पढ़ना चाहता हूँ, और सुन दलित का लौंडा है। तो जो हमारे समाज के अंदर में जो ज़ात पात इतनी बड़ी हकीकत है, और कुछ लोग ये कहते हैं कि उर्दू अदब वाले लोग जो थे वो कास्ट क्वेश्चंस को इतना सीरियसली नहीं लेते हैं, और उनके अंदर में बिल्कुल फ़िरका परस्ती और हिंदू मुसलमान मसाइल ही ज़्यादा मरकज़ में रहते हैं, जो कि वाजिब है और जायज़ भी है, उसमें कोई हर्ज नहीं है। ख़ासकर जो लोअर कास्ट जो मुसलमानों के समाज के अंदर में जो खुद को पसमानदा है ये लोग कहते हैं, वो लोग भी कहते हैं कि कास्ट का सवाल जो होता है उर्दू डिपार्टमेंट में उसमें रिसर्च करना, उस तरह की कहानियाँ नहीं आ पाती है। तो आपको क्या लग रहा है कि कितना सही है, और आप जब लिख रहे हैं तो कैसे दलित का इमेज आपके दिल में आया? जी। असल में जब कोई कहानीकार कहानी लिखता है या कोई शायर कोई शेर कहता है तो सबसे पहले उसने ज़िंदगी जी है, जो माहौल देखा है, जिन लोगों से मिला है, उसके असर उसके पर पड़ता है। दूसरा ये असर पड़ता है कि उसने लिटरेचर कौन सा पढ़ा है। जब ये दो चीज़ें असर डालती हैं तो उसके बाद कहानी ख्याल आता है, वो कहानी को लिखता है। अब उसमें होता यह है कि ज़्यादातर हमारे उर्दू के लिखने वाले जो कास्टिज़म से जैसे मसाइल को देख नहीं पाते हैं, उनसे जूझ नहीं पाते, तो वो लिख नहीं पाते हैं। लेकिन कभी कभी कोई कहानीकार ऐसा भी होता है जिससे एक प्रैक्टिकली वास्ता पड़ जाता है, या कोई ऐसे नॉवेल ऐसे कहानी पढ़ लेता है जहाँ कास्टिज़म की बात होती है, तब उसके जहन में आता है नहीं इस पर भी एक कहानी लिखी जा सकती है। तो फिर इस तरह से मेरे जहन में आया कि स्टोरी में दम नहीं है, जो कहानी है हालांकि वो पूरी तरह से कास्ट पर बेस्ड नहीं है, उसमें एक जुमला आ जाता है। तो वो जुमला जो है वो ऑटोमेटिकली इसलिए आ जाता है कि आज का हमारा समाज ये हो रहा है कि हम बहुत जल्दी कहते हैं वो दलित का लौंडा है वो, और दलित का लौंडा ने अगर शिकायत कर दी तो तेरी मुश्किल में आ जाएगा। तो लोग इसका भी फ़ायदा उठाते हैं, और इसमें तो खैर कोई दो राय ही नहीं है कि जो कमज़ोर तबका है, दलित तबका है, उसको बहुत इस्तेहज़ाल किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। हालांकि लगता कभी कभी यह है कि दलित तरक्की कर रहा है, लेकिन तरक्की कितने परसेंट कर रहे हैं उसमें 100 में अगर 2% तरक्की कर रहे हैं तो 98% तो आज भी उसी तकलीफ़ को और परेशानी को झेल रहे हैं जो आज से 100 साल पहले झेल रहे हैं। जी। अच्छा, तो एक चीज़ बताइए, और इस पर आपने रोशनी नहीं डाली कि अगर हम प्रेमचंद को भी ले लें उर्दू अदब में, तो ये भी एक बहुत बड़ा मौजू का ये है, डिबेट का मौजू है कि प्रेमचंद हिंदी के राइटर हैं या उर्दू के राइटर हैं। मुझे लगता है इसमें कोई दम भी नहीं है, क्योंकि हिंदी और उर्दू जो है 1950 के बाद उस तरह से उसको अलग करने की कोशिश की गई, और 1930-35 के करीब में प्रेमचंद साहब की वफात हो जाती है। तो वो उर्दू के भी उतने ही बड़े राइटर हैं जितने कि हिंदी के बड़े राइटर हैं। तो उनके प्रेमचंद की राइटिंग में अगर आप देखेंगे तो उसमें तो देही जो ज़िंदगी है उसके बारे में है, ज़ात पात की भी चीज़ें आती हैं। तो आपको नहीं लगता है कि उस रिवायत को कम से कम उर्दू वाले लोगों ने आगे नहीं बढ़ाया, उस तरह से जो कास्ट का जो सवाल होना चाहिए वो उठना चाहिए, ऐसा नहीं उठ पाया? आप जी। दरअसल जो ज़िंदगी प्रेमचंद ने जी है, जो देहात की ज़िंदगी जी है, उस ज़माने में जो कास्टिज़म बहुत ज़्यादा था, उन्होंने देखा भाला उसको लिखा। आज के ज़माने में हमारी जो आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो आबादी बढ़ने की वजह से जो एक राइटर है उसके एक महदूद तबका भी हो गया है। हम शहरी ज़िंदगी जी रहे हैं जहाँ पे देहात की ज़िंदगी हमें देखने को नहीं मिलती है या उससे वास्ता नहीं पड़ता है। तो इस वजह से हमारा जो कास्ट वाला मसला है वो हम इतना ऑब्ज़र्व नहीं कर पाते हैं। जब ऑब्ज़र्व नहीं कर पाते तो उसको लिखना भी इतना आसान नहीं होता है। और प्रेमचंद का जहाँ तक मामला है कि वो हिंदी के राइटर हैं या उर्दू के राइटर हैं, वो उर्दू को ये हों या हिंदी के हों, सवाल इस बात से नहीं है। सवाल यह है जो उन्होंने तख्लीक़ात लिखी हैं, कहानियाँ लिखी हैं, नावल लिखे हैं, वो उन्होंने समाज को कितना कैसे पेश किया है, और एक राइटर होने के नाते मैं उससे कितना सीखता हूँ। मेरे लिए ये ज़्यादा अहम रखता है। क्योंकि हिंदी और उर्दू को मैं अक्सर कहता हूँ दो बहनें हैं, हिंदी बड़ी बहन है, उर्दू छोटी बहन है। क्योंकि हिंदी पहले पैदा हुई है और कहीं ना कहीं उसके बतन से उर्दू पैदा हुई है। तो मेरे ख्याल में ये कोई बहस कोई ख़ास मायने नहीं रखती है।
कि हिंदी के राइटर थे, उर्दू के राइटर थे, लेकिन वो राइटर थे और बहुत हसास बड़े राइटर थे, इसमें तो कोई दो राय नहीं। जी दोस्तों, मेरी भी मजबूरी है, वक्त की भी पाबंदी, हम सारी कहानियों का जिक्र यहाँ पे नहीं कर सकते हैं, और किसी भी एक छोटी गुफ्तगू में का जो एक मल्टीपल जो डायमेंशंस होते हैं किसी भी कहानीकार के या उनकी कहानियों का, वो तो कभी बात हो ही नहीं सकती है। तो आखिर में मैं 2 कहानियों का जिक्र करना चाहता हूँ, और मुझे लगता है कि इसके बगैर आपकी कहानी पूरी नहीं होगी। और ये इनकी छोटी कहानियाँ है, जो कि ये जो नया हमाम जो है, इसके आखिरी जो सफ़ात हैं वहाँ पे जो 5 या 10 सफ़ात जो बच जाते हैं, वहाँ पे इनकी 1 और 2 छोटी कहानी होती है। और इसमें इन्होंने बहुत मतलब सख्त तरीके से तंज किया है समाज के ऊपर में। और एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि हम लोग जब ब्रह्मपुत्रा में रहते थे जेएनयू में, तो वहाँ कुत्तों से बहुत डरते थे, सुनते थे। तो हम लोग कुत्तों से, मुझे भी अभी कुत्तों से बहुत डर लगती है। तो मुझे लगता है कि ये आपके डॉक्टर साहब भी किसी ज़माने में कुत्ते से डरते थे, और इनके दोस्त का भी एक कैरेक्टर है, तो कह रहा है कि अरे यार मैं कुत्तों से बहुत डरता हूँ, तुम तो कुत्तों से बिल्कुल नहीं डरते हो, तो क्या बात है, ये है वो है। तो इसी को इन्होंने आसपास रख के एक कहानी बनाई है कि, और इसका शायद उन्वान है इसका, इंसान की मौत। हाँ, इंसान की मौत। तो क्या हुआ कि वो एक दोस्त जो है वो डॉक्टर साहब से पूछ रहा है कि यार जो कुत्ते हैं वो तो हमारे पीछे पड़ जाते हैं, तुम्हारे पीछे क्यों नहीं पड़ते हैं। तो ये बयान करते हैं, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मैं 2-4 लाइन आपके सामने आपके सामने पढ़ा। मैंने पूछा, तूने कुत्तों पर कौन सा जादू कर दिया? अबे मुझे जादू वादू नहीं आता, दोस्त ने जवाब दिया। तब मैंने पूछा, तो फिर क्या पढ़कर फूंका तूने जो वह वापस चले गए? यानी कुत्ता इनको परेशान नहीं किया, कुछ फूंक के इन्होंने, उनके दोस्त पूछ रहे हैं क्या वजह है कि तुमको परेशान नहीं करते हैं। तो दोस्त बोला, मतलब डॉक्टर साहब बोल रहे हैं, एक राइटर बोल रहा है, नहीं कहना चाहिए, या एक जो राइटर है वो बोल रहा है, कुछ पढ़कर भी नहीं फूंका मैंने, कुछ नहीं पढ़कर फूंका। तो उसकी हैरानी और बढ़ जाती है कि क्या वजह है कि जेएनयू में सबको कुत्ते परेशान करते हैं, और तुम्हारे पास कुत्ते आए और सब भाग के चले गए, तुमने जादू भी नहीं किया, कुछ फूंका भी नहीं। तो ये जो आखिरी 2-3 लाइन है, जरा गौर से सुनिएगा। अबे तू इतनी शराफत से वो वापस चले कैसे गए? मैं झुंझलाकर बोला। पूछ रहे हैं कि कैसे शराफत से कुत्ते चले गए। तब मेरे दोस्त ने मुझसे कहा, दोस्त ने क्या कहा डॉक्टर साहब को? मैंने कुत्तों से सिर्फ इतना कहा, अबे आपे में रहो, आपे में, वरना जानते हो क्या होगा, एक न एक दिन इंसान की मौत मारे जाओगे। जब उन्होंने कुत्ते से कहा कि तुम में भूखो मत और हमको परेशान मत करो, नहीं तो हमारी ये बद्दुआ है कि तुम इंसान की मौत मारे जाओगे, तो कुत्ता इतना डरा, कुत्ते को लगा कि भाई कुत्ते की मौत मरना जो है वो ज़्यादा आज के दौर में, मतलब एक इज्जत की ज़िंदगी है। इज्जत की मौत है। और हम लोग फिल्मों में डायलॉग सुनते थे 1970 में, सलीम जावेद और ये लोग लिखते थे, धर्मेंद्र की फिल्में आती है, तू कुत्ते की मौत मरेगा। सुन लीजिए अब क्या हो रहा है, शायद अब डायलॉग ऐसा लिखा जाएगा तुम इंसान की मौत मरेगा, इंसान की मौत तो जो इंसान की जो ज़िंदगी है, इसके अंदर में तंज भी है, बहुत दर्द भी है। हम लोग को हंसी आ रही है, लेकिन हंसी नहीं है, ये इंसानियत कितनी मजरू हो गई है। तो जो ये कुत्ते की मौत, कुत्ते से जब जाके कोई कह रहा है, पास में जाके कह रहा है कि तू यहाँ से भाग जा, हमें परेशान मत कर, नहीं तो तू कुत्ते की मौत मरेगा, तो कुत्ता भी भाग जा रहा है। तो डॉक्टर साहब, इतना जवाल कैसे हुआ इंसानियत का? ये जवाल जो है एकदम से नहीं आता है दुनिया में या समाज में। जैसे मैंने कहा नहीं, हमारा ज़मीर आहिस्ता आहिस्ता मरता नजर रहता है। जी। जनरेशन जैसे मैं अगर कोई बुरा काम करता हूँ तो आने वाली नस्ल जो है उससे ज़्यादा बुरा काम करती है। फिर हमारी इंसानियत ख़त्म होती रहती है, ज़मीर मरता रहता है। फिर एक ऐसा वक्त आ जाता है कि पूरा समाज का ढांचा गड़बड़ा जाता है। अच्छाई बुराई ख़त्म हो जाती है। लोग ये कहने लगते हैं अच्छा बुरा कुछ नहीं होता है, इंसानियत मोहब्बत कुछ नहीं होती है, बस आपको कामयाबी मिलनी चाहिए, आपके पास तरक्की होनी चाहिए, पैसा मिलना चाहिए। वो जब हम जो समाज ये सोच लेगा कि असली कामयाबी पैसा है, असली कामयाबी कुर्सी है, तो फिर वहाँ पे जवाल शुरू हो जाएगा। डॉक्टर साहब की किताब में कोरोना पेंडेमिक का भी जिक्र है, एक वायरस के ऊपर भी स्टोरी आप पढ़ेंगे, कुछ दूसरे प्लेनेट से लोग आते हैं जिसका मैंने जिक्र नहीं किया।
तो आप देखिए कि गुज़श्ता 2-3 महीने से मैंने भी बहुत सारी गुफ्तगू रिकॉर्ड नहीं की ये कोरोना की वजह से। कितना बुरा मंजर था आप बताइए। लोग ऑक्सीजन के लिए, इतना बड़ा मुल्क है जो बताइए, जो कह रहा है कि हम चांद पे रॉकेट को भेज चुके हैं, तो हम मंगल पे जा रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, बुलेट ट्रेन चला रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि इंडिया की मईशत जो है दुनिया की तीसरी बड़ी मईशत है या चौथी बड़ी मईशत है। और मैंने एक बहुत बड़े पॉलिटिकल साइंस के बड़े स्कॉलर है हरीश पंत, उनका एक मजमून में पढ़ रहा था और बच्चों को पढ़ रहा था। वो कहते अमेरिका से भी इंडियन इकोनॉमी आगे चली जाएगी 2040 के करीब में। अगर मान लीजिए सच भी हो, मैं कह रहा हूँ कि 2040 नहीं, कल ही चली जाए, लेकिन क्या इंसान जब मर रहा है तो उसको एक पैरासीटामोल की गोली, उसको ऑक्सीजन, उसको बेड, उसको दवाई, 4 किलो गेहूँ, उसको अनाज, उसको रहने के लिए मकान मिल पा रहे, और अगर मर जाए तो क्या इज्जत के साथ उसकी तदफीन और उसका नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल सही कहा। तो ये जो इंसान की जो जिंदगी है जानवर से भी बदतर होगी, और कोरोना पेंडेमिक ने इस बात को बिल्कुल साबित कर दिया जी। एक और कहानी, छोटी सी कहानी है, जिसको एक तरह से देखा है जो डॉक्टर साहब के अंदर में जो एक इनकलाबी सोच है वो भी इसको बाहर रखती है, बाहर लाती है। होता क्या है कि देखिए, ये बात जो डॉक्टर साहब ने लिखी या जो मैं इस बात का जिक्र कर रहा हूँ, ये एक शायर का, एक राइटर का एक तंज समझिए। किसी की सेंटिमेंट को, किसी के मजहबी सेंटिमेंट को हमें मजरू नहीं करना है, और किसी का हो जाए तो इसके लिए हम लोग माफ़ी भी चाहते हैं। कोई साहब थे और किसी होटल में जा रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें गोश्त खाना है, तो साहब ये दरियाफ्त करते हैं कि गोश्त हलाल है कि मतलब गोश्त है मतलब हराम है, जैसे आप भी सोचते हो कि हराम है कि हलाल है। उसके बाद रात के वक्त उसी साहब से जब होटल का जो मतलब होटल का जो वेटर होता है, जो उसका मुलाजिम है, पूछ रहा है कि क्या किसी और तरह का गोश्त आपको चाहिए या चाहिए, जो आप समझ रहे हैं कि कहाँ इशारा है। तो वो कह रहे हैं कि उसमें मैं मतलब हराम गोश्त और हलाल गोश्त का मैं फ़र्क नहीं करता। यानी हमारे दोस्त एक ईसा साहब हैं, वो भी कहते हैं कि मतलब हलाल और हराम गोश्त का फ़र्क करना बहुत, अगर कोई कर रहा है बिल्कुल ज़रूरी है और करना भी चाहिए, किसी का अकीदा है उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन उसी तरह की हराम और हलाल की जो पूरी कोशिश है वो हम क्या कमाते हैं और ज़िंदगी के दूसरे जो शोबे हैं, मान लीजिए अगर बतौर आप ताजिर हैं या पॉलिटिशियन हैं या आप नेता हैं या एक टीचर हैं, तो वहाँ पर भी आपको हलाल और हराम के बारे में सोचना कितना करते हैं। जी जी, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, सिर्फ मतलब सेलेक्टिव नहीं होना चाहिए। जी जी, जी कि गोश्त तो आप हलाल का खाएंगे जी, और बाकी काम हराम क्या करेंगे, ये सोच बहुत खराब है समाज में। जी जी जी। तो इसी को इन्होंने उसको मतलब इस कहानी के अंदर में जो ये किया, मतलब इसका अटैक किया है कि खाने पीने के मामले में हराम और हलाल का फ़र्क करना ठीक है, जायज़ है, इसमें कोई मतलब ये तो दीनी फ़र्ज़ है, मैं बता दूँ, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन दीनी फ़र्ज़ ये भी है कि आप गरीबों को, मिस्किनों की भी मदद करें। मैं कोई इस्लाम का बहुत बड़ा जानकार नहीं हूँ, लेकिन कुरान के अंदर में डॉक्टर साहब आप बताइएगा, जहाँ जहाँ पे भी नमाज का और सलात का जिक्र हुआ है, वहाँ वहाँ पे गरीबों को, मिस्किनों की मदद करने की बात और ज़कात देने की भी बात हुई है। यकीनन। देखिए, कहा जाता है कि मरने के बाद नमाज आपने कितनी पढ़ी है या नहीं पढ़ी, इसका हिसाब बाद को लिया जाएगा। पहले आपका इंसानियत कितनी है, अखलाक कितना है, ये इस बात का हिसाब पहले लिया जाएगा। तो नमाज पढ़ना ज़रूरी है, लेकिन नमाज से ज़्यादा ज़रूरी यह है कि हमारे अंदर इंसानियत कितनी है, हम अपने पड़ोसी से मोहब्बत कितनी करते हैं, हम गरीबों की मदद कितनी करते हैं, हम बीवी के हुकूक कितना अदा करते हैं, क्या हम मतलब, और मुआशरे में जो बाकी लोग हैं, चाहे आपकी मजहब को मानते हो या ना मानते हो, उनके प्रति हमारे इंसानी हुकूक क्या है। जी जी जी। तो ये सारी चीज़ें पहले ज़रूरी हैं, और नमाज भी ज़रूरी है। लेकिन नमाज नमाज की जो अहमियत है उसको कोई उससे इनकार नहीं कर रहा है, लेकिन जो लोग नमाज पढ़ते हैं वो भी कहते हैं कि इस्लाम एक मुकम्मल, उसको एक मुकम्मल वे ऑफ लाइफ है आपका। मान लीजिए उसको हर शोबे में उसका इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो ये नहीं होना चाहिए कि एक शोबे में आप पिक कर लेंगे, दूसरे में नहीं में आप छोड़ देंगे। यकीनन। तो दोस्तों, जहाँ जितनी मेरी समझदारी थी, जितनी मेरी नॉलेज थी, उसकी बुनियाद पे ये डॉक्टर साहब की किताब आप देख लीजिए फिर से। इसका नाम है नया हम्माम, कहानियाँ, डॉक्टर जाकिर फैज़ी साहब का। इनका मतलब जो असली नाम है वो जाकिर हुसैन है। और सर, आप तो मुरादाबाद से आपका जी आपका ताल्लुक़ है। और ये किताब जो है एजुकेशनल पब्लिशिंग हाउस जो है दिल्ली में, एजुकेशनल पब्लिशिंग हाउस जो है वहाँ से वो शाया हुई है। और ये दिल्ली में है। इसका फ़ोन नंबर मैं आपको एक बार, एजुकेशनल पब्लिशिंग हाउस जो है वो अंसारी रोड, दरियागंज, न्यू दिल्ली में है। इसका फ़ोन नंबर है, कोड नंबर होगा 011 और उसका 45678285
45678286। और अगर आप अपना नंबर भी अगर आप देना चाहें, कोई किताब पढ़ना चाहें तो आपसे भी ज़रूर ज़रूर। आप अपना नंबर भी बता। मेरा मोबाइल नंबर है 8750469113 जी। तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर, जी किसी तरह से फेसबुक पर रब्ता कर सकते हैं, तो मैं आपकी खिदमत में किताब पेश कर दूंगा जैसे भी होगा। जी। अच्छा, एक चीज़ बताइए भैया, तो ये कहानी किताब आप पढ़ सकते हैं। मैं खुद भी उर्दू का तालिब इल्म हूँ, कुछ बच्चों को भी मैं पढ़ाता हूँ। तो आप एक कहानीकार हैं, एक सवाल एक जनरल ले लेते हैं। तो उर्दू अदब में कहानी जो लिखना है, एक अच्छा कहानीकार बनने के लिए, इसके लिए जो नौजवान लोग इसको देख रहे होंगे, मैं भी कहानी लिखने की कोशिश करता हूँ लेकिन मैं कामयाब उतना नहीं हो पाता हूँ। तो जो मान लीजिए मैं ही शागिर्द हूँ आपका, एक अच्छी कहानी लिखने के लिए कुछ जो अगर कुछ आप नसीहत वाली जो बातें हैं वो ज़रा अगर आप बता दें तो बड़ी ये सुदमंद होगी ये बात। जी। कहानीकार में ये ज़रूरी नहीं है कि आप उर्दू में कहानीकार बने, हिंदी के बने, इंग्लिश के, किसी ज़बान के भी कहानीकार हो सकते हैं। लेकिन एक अच्छा कहानीकार बनने के लिए एक शर्त ये होती है कि बचपन से रुझान होता है कि मैं कुछ लिखूं। अब लिखने में भी कई चीज़ें आ जाती हैं, कोई शेर कहता है, कोई कहानी लिखता है, कोई मजमून लिखता है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको कहानी लिखने का शौक़ है, आप कुछ लिखना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप पढ़िए। जितना ज़्यादा फिक्शन पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आपको एक तख्लीकियत, एक क्रिएटिविटी आपके अंदर पैदा होगी। ये आपने किन किन को पढ़ा है जरा ये भी बता दीजिए। मैंने शुरुआत में सबसे पहले कृष्णचंद्र को पढ़ा, मंटू को पढ़ा, बेदी को, इस्मत चुगताई को, राजेंद्र सिंह बेदी को। उसके बाद मेरे जोगिंद्र पाल फेवरेट राइटर थे और बहुत सारे हैं। हिंदी में मैंने कमलेश्वर को पढ़ा है, भीष्म साहनी को पढ़ा है। और इधर कई राइटर हैं। एक नया लड़का है, बिल्कुल उसका नाम मुझे पूरा याद नहीं है, नीलोत्पलन करके है। तो अब किताब पढ़ना ज़रूरी है। और देखिए, कोई कहानीकार बनने के लिए, नॉवेलनिगार बनने के लिए 3 चीज़ की ज़रूरत होती है। क्या है जरा मुझे भी बताइए। जी। एक तो होता है मुताला का मतलब स्टडी। जी। दूसरा मुशाहिदा मतलब ऑब्जर्वेशन, आप कितना ऑब्जर्वेशन करती हैं। जब आपने मुताला कर लिया और मुशाहिदा कर लिया, तो तीसरी चीज़ होती है तखय्युल, इमेजिनेशन। अब आपके पास एक थॉट है और आपके पास मुताले से आपने ये सीखा कि मेरे पास वोकैबुलरी डेवलप हो गई। मुशाहिदे से आपने जिस माहौल पे लिखना चाहते हैं बहुत गहराई से देख लिया समाज में क्या है। इन दोनों चीज़ मिलने के बाद अब जो थॉट आपके जहन में आता है, जो कहानी ख्याल आ रहा है, उसमें आप अपनी इमेजिनेशन कितनी मिलाते हैं। ये इस इमेजिनेशन मिलाने के बाद एक चीज़ नई बनकर आती है जो पिछली कहानी से थोड़ी अलग होती है। तो इस एक अच्छे कहानीकार बनने के लिए इन 3 चीज़ों की बहुत सख्त ज़रूरत है। सबसे पहले जितना हो सके मुताला कीजिए, खूब पढ़िए। खूब पढ़ने के बाद जो आपका ऑब्जर्वेशन है ना, वो ऑटोमेटिकली डेवलप होने लगेगा। जब आपका मुताला बहुत हाई हो गया और आपका ऑब्जर्वेशन जो डेवलप होने लगा है, तो उसके बाद जो आप कहानी लिखना चाहते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं अपने आप तखय्युल, इमेजिनेशन, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में कल्पना, यकीनन। तो कल्पना शक्ति अगर आपके पास है तो फिर आप फिर नहीं रुक सकते। आप बहुत अच्छे फ्लाइट ऑफ इमेजिनेशन। जी। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हमारी ये मुख्तसर गुफ्तगू डॉक्टर साहब की किताब नया हम्माम के हवाले से हुई है और एक बहाना था, मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला। और मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप खुद पढ़िए और खुद इस किताब का तज्ज़िया कीजिए और देखिए कि आपके लिए इस किताब के अंदर में क्या बातें हैं, आप इससे क्या सीख रहे हैं, किस चीज़ों से आप इत्तफाक रखते हैं, किस चीज़ों से आप इत्तफाक नहीं रखते हैं। और एक अच्छा अदब जो है एक इंसानियत की खिदमत के लिए, लोगों की भलाई के लिए, देश में अमन और शांति के लिए, इस जज्बे के साथ हम लोग कहानी को लिखे एक बेहतर मुआशरे बनाने के लिए। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बत आपने इस काबिल समझा। तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू।